सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस की ओर से एक बार फिर आपको सभी को सहृदय प्रणाम, सादर अभिनंदन। आप सब आजकल सीटेट की तैयारी में लगे हुए हैं। उसी श्रृंखला में मेरा एक चिक्रोड़ प्रयास है कि मैं आपको मूलभूत ज्ञान दे सकूँ। और ये वीडियो आपके लिए निःशुल्क होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आप कीजिएगा यदि आपके काम के हैं तो आज हम भाषा शिक्षण के सिद्धांत पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, आप लोग क्या करते हो, हर चीज़ को क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में पढ़ना चाहते हो। यानी कि कोई भी विषय ले लो, मान लिया साइंस है, गणित है, क्या उसको केवल क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आप पढ़ोगे तो क्या आपको गणित आ जाएगा? पूरी लाइफ में गणित नहीं आएगा। यही काम आप हिंदी शिक्षण शास्त्र के साथ कर रहे हो। आपको बस कुछ नहीं चाहिए, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में चाहिए। जबकि पेपर बनाने वाला वो गुरुओं का भी गुरु होता है, उसको पता होता है कि इन्होंने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में रट्टे मार रखे हैं, मुंह सिर का इनको नहीं पता। इसलिए वो ऐसे ज्ञान उसमें से, मूल टॉपिक में से ऐसे क्वेश्चन आपको निकालेगा कि जिन्होंने मूल रूप से किया होगा उत्तर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्या समझते हो? वही क्वेश्चन वो दोबारा दे देगा या उसी जैसे दे देगा। ऐसी गलती वो कभी नहीं करेगा। इसलिए बेहतर है किसी भी टॉपिक को आप मूल रूप में समझ लीजिएगा। तो मैंने कई जगह ये अनुभव किया देखकर वीडियो इत्यादि कि मूलभूत ज्ञान से परे विद्यार्थी जा रहे हैं, तो उनको उस ज्ञान से जोड़ने के लिए मेरा एक प्रयास है ये। चलिए हम बिना विलंब के शुरू कर देते हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत। सबसे पहले आप सिद्धांत शब्द का अर्थ बताइए। अगर मैं सिद्धांत का अर्थ पूछूं तो आप कहोगे प्रिंसिपल्स, मैं प्रिंसिपल्स का पूछूं तो आप कह दोगे सिद्धांत, सिद्धांत का पूछूंगा तो प्रिंसिपल। इससे आगे आप नहीं बढ़ पाते। सुनिए, जैसे सिद्धांत शब्द का जब हम संधि छेद करेंगे तो सिद्ध जमा अंत, हमें दो अर्थ मिले, सिद्ध जमा अंत। इसमें दीर्घ संधि है, अ मिलके आ बन गया, सिद्धांत बन गया। अब सिद्धांत का अर्थ होता कोई भी प्रूव्ड चीज़, जो भी प्रूव्ड होते हैं, और अंत का अर्थ होता लास्ट। चलो हम इनको आंग्ल भाषा के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है ना। आजकल अंग्रेजी हिंदी जैसी लगती है, हिंदी अंग्रेजी जैसी लगती है। एक बार एक दूरदर्शन पे कार्यक्रम चला हुआ था, तो वहाँ पर कृषि का कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि कृपया हमारा दूरभाष संख्या लिख लें, 22440001। एक वृद्ध बैठे हुए थे, कहते भाई ये दूरभाष क्या होता है? अपने पोते से पूछता है, कहता दादाजी टेलीफोन को। तो अच्छा। और ये शून्य क्या होता है? कहता दादाजी जीरो। कहता यार ये टेलीविज़न वाले भी बहुत इंग्लिश बोलते हैं, मतलब यही नहीं पता। आपको कोई चीज़ नहीं आती तो इंग्लिश, और हिंदी नहीं आती तो हिंदी इंग्लिश जैसी लग रही है आजकल। तो इंग्लिश के माध्यम से इसलिए समझाना पड़ रहा है। सिद्ध जमा अंत। सिद्ध करता प्रूव्ड। कोई चीज़ जब आप प्रूव कर देते हो, कोई वैज्ञानिक, कोई शास्त्री, कोई भी हो सकता हो, वो जब उस चीज़ को प्रूव कर देता है और वो सर्वमान्य हो जाती है, क्योंकि जो प्रूव्ड चीज़ होती है तो सब मानेंगे, ठीक है ना। प्रूव्ड चीज़ को, सिद्ध चीज़ को सब मानते हैं। और अंत होता लास्ट, यानी कि बहुत सारी बातें बताई गई पर लास्ट में जो प्रूव्ड हो गई वो सिद्धांत बन गया। जैसे आपने पहले प्राचीन ग्रंथ थे जो उनमें, और यदि जैन दर्शन है जो, उसमें भी ये बात मिलती है कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, पर एट लास्ट अंत में क्या सिद्ध हुआ कि नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो ये पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमने का सिद्धांत बन गया। अंत में जो सिद्ध होगा सिद्धांत बन गया। तो ऐसे भाषा शिक्षण के बहुत सारे सिद्धांत हैं। यानी कि कोई, किसी ने कहा कि बच्चों को डांट डपट के पढ़ाइए, किसी ने कहा नहीं बच्चों को पढ़ाते समय टोकिए मत, किसी ने कहा बच्चों को प्यार से पढ़ाइए, किसी ने कहा बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाइए। तो अंत में क्या निकला, एट लास्ट क्या प्रूव्ड हुआ कि बच्चों को रुचि के अनुसार पढ़ाइए। तो ये भाषा शिक्षण का रुचि का सिद्धांत बन गया। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, टाइम बहुत लग जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है जी। तो सबसे पहला सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाइए। या दूसरा इसका अर्थ है कि बच्चों को पढ़ाने से पहले उसमें रुचि पैदा कीजिए। बच्चे की किस चीज़ में रुचि है? आपने देखा होगा
कि आपने बच्चे को, छोटे को कभी साइकिल नहीं सिखाई, वो अपने आप ही साइकिल सीख गया। यहाँ तक कि जो 10, 11, 12, 15 साल के बच्चे आते थे कार तक सीख जाते हैं, क्योंकि उसमें उनकी रुचि होती है। जब उम्र बड़ी होती है, किसी बड़ी उम्र की महिला को स्कूटी सिखाई, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है ना स्कूटी सिखाने में, तो आप उसको स्कूटी नहीं सिखा सकते। अगर उसका इंटरेस्ट है तो फिर अपने आप ही बिना सिखाए, कभी किसी से 1 मिनट मांग के लिए, कभी से थोड़ा कर, अपने आप सीख जाता है। तो जब रुचि होती है तो कोई भी काम हम अपने आप सीख जाते हैं, जब रुचि नहीं होती तो हम नहीं सीखते। तो क्यों न इसी सिद्धांत को भाषा शिक्षण का भी सिद्धांत बनाया जाना चाहिए, अपनाया जाना चाहिए। रुचि का सिद्धांत, बिल्कुल। बच्चों की स्वतः गाने में रुचि होती है, बच्चों की स्वतः ड्राइंग बनाने में रुचि होती है, तो उसका फ़ायदा उठाइए। बच्चों को ड्राइंग के माध्यम से भाषा सिखाना सिखाइए। बच्चों को गाने में, आप जो काव्य पाठ करते हो, कविता पढ़ते हो, वो तो बच्चों को सत्यनारायण की कथा की तरह पढ़ देते हो आप, ठीक है ना। जैसे कविता में, अरे कविता का काव्य का अर्थ ही होता गाना, और गाना आप गाते नहीं। अगर बच्चों को कोई भी काव्य गाने में, छंद में सिखाया जाए, मैं कहता हूँ बच्चे आपकी क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे, बच्चे भाषा की क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे, उनको गाने में, ठीक ना। जैसे ओ विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए, संग में भेजे लक्ष्मण राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आप चौपाइया छंद में पढ़ाइए। कोई भी कविता है, ठीक ना, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गो था जाऊं, ऐसे गा के उसको अच्छे छंदों में, तू मंगला मंगलकारिणी है, सद्भक्त के धाम विहारिणी है, माता सदा पूर्ण पिता समेता, कीजे हमारे चित में निकेता। ये इंद्रवज्रा छंद का उदाहरण है। तो ऐसे करके आप काव्य पाठ बच्चों की रुचि के अनुसार, क्योंकि उनके गीत संगीत में रुचि होती है, तो काव्य पाठ ऐसे पढ़ाओगे तो ऐसे कैसे हो सकता है, बच्चे को बहुत उच्च कोटि का नॉलेज होगा उस चीज़ के बारे में। तो बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाइए, रुचि के सिद्धांत का पालन कीजिए। अगला, क्रियाशीलता का सिद्धांत। बच्चे स्वभाव से एक्टिव होते हैं। देखो, बच्चे की भी नहीं, किसी चीज़ को, जब आप किसी चीज़ में क्रियाशीलता नहीं रखोगे, क्रिया की निरंतरता नहीं रखोगे, बीच में गैप रखोगे, जब आप कोई कोचिंग लेने जाते हो और बीच में आधे घंटे का गैप आ, वो तारतम्य टूट जाता है। तो बच्चे को हमेशा क्रियाशील रखिए, 40 के 40 मिनट। अगर बच्चे को क्रियाशील नहीं रखेंगे, आपका फ़ोन आ गया बीच में, फ़ोन सुनने लगे, तो बच्चे तो फिर शरारत में ध्यान चला। वो जो ध्यान आपने उनका बनाया था, एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता जो बनाई थी टॉपिक पे, वो भंग हो गई। फिर कोई चुहलबाजी कर रहा, कोई शरारत कर रहा, कोई दूसरी जगह दूसरी एक्टिविटी में लग गया। तो ऐसा मत कीजिएगा। अगर बच्चों को भाषा शिक्षण सिखाना, तो निरंतरता का, क्रियाशीलता का सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए। उनको एक्टिव रखिए। बच्चे स्वभाव से ही एक्टिव होते हैं, वो खाली बैठना पसंद नहीं करेंगे। अगर आप उनको कक्षा में पढ़ाओगे नहीं तो कुछ दूसरी एक्टिविटी करेंगे। तो बेहतर है उनकी इस क्रियाशीलता का आप उपकरण के रूप में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों को हमेशा कक्षा में क्रियाशील रखना चाहिए, निरंतरता बनाई जानी चाहिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत आप अपनाओगे। जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, जो चीज़ आप उनको पढ़ा रहे हो उनके जीवन से उसको संबंधित कीजिए, उनके जीवन से जोड़ के पढ़ाइए। जैसे आप कहीं पर किसी किसान के बारे में पाठ पढ़ा रहे हो तो उनके जीवन से जोड़िए कि आपने के बाप दादाजी ने कभी खेती की होगी, ठीक है ना। आपने कभी ऐसे बैल देखे होंगे, घर में गाय देखी होगी, कहते गाय तो देखी है जी पर बैल नहीं, वो उसी जैसा होता है, उसका जो पुल्लिंग होता है वो बैल होता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके उनको बताइए। और ऐसे ऐसे खेती होती है, ऐसे आप जो गेहूँ खाते हो घर में, वो खेतों में ऐसे उगाए जाते हैं, ये उगाए जाता है, किसान ऐसे हल चलाता है, ऐसे मेहनत कर। तो उनके जीवन से जोड़ के उस टॉपिक को पढ़ाइए, उनको बड़ा सहर्ष आनंद आएगा। दूसरा इसका अर्थ ये हो सकता है कि जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो वो उनके
भावी जीवन में कहाँ काम आएगी, ये बच्चों को जरूर बताइए। उनको पता चलेगा, हाँ ठीक है ना। हमने जब 10वीं तक मैथ पढ़ा, वो साइन थीटा कोसिकेंट थीटा आज तक नहीं पता चले, अब पता चले वो कहाँ काम आते थे। काश कोई उन दिनों बता देता कि जीवन में कहाँ काम आएंगे, ठीक है ना। जब आप अब कोचिंग ले रहे हो तब पता चला कि ये कारक संधि समास कितने काम के थे, जो हमारे गुरुजी 9th और 10th क्लास में चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते थे, पढ़ लो पढ़ लो, ठीक ना। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि ज़िंदगी में काम कहाँ आएंगे। आगे सीटेट पास करोगे, इससे आप यहाँ पे जा सकते, एसएससी का टेस्ट पास करोगे, इससे आप यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते, अध्यापक बन। बस पढ़ाने के लिए पढ़ाते थे, ये नहीं बताते थे कि ये जीवन में कहाँ काम आएंगे। तो बहुत बेहतर है कि बच्चे को जो भी टॉपिक पढ़ाए उसके जीवन से संबंधित करने के सिद्धांत का अनुकरण किया जाना चाहिए। अगला, स्वाभाविकता का सिद्धांत। देखिए, एक नेचुरलिटी है। बच्चा सबसे पहले सुनता, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले सुनता है, फिर बोलता है, और जब विद्यालय में जाता है तो सबसे पहले पढ़ना सीखता है। पहले दिन उसको आ थोड़ी सिखा देता है, पहले उसको सिखाया जाता अनार, अमरूद, ई इमली, ई ईख, ऊ, ये तो सिखाया जाता है उसको पढ़ना, फिर वो पहचान करना सीखता, फिर धीरे धीरे उनको लिखना सीखता है। तो जो चारों कौशलों का निर्माण सबसे पहले श्रवण, मौखिक अभिव्यक्ति, पठन और लेखन, SLRW का जो नियम है उसी को फॉलो करना, उसी का अनुसरण करते हुए आप भी उस स्वाभाविकता के सिद्धांत को अपनाइए कि सबसे पहले बच्चों को सुनाइए। आप क्या करते हो, जाते ही पहले पढ़ाना शुरू कर देते हो, नहीं, गलत बात। जो भी आप पढ़ाना चाहते हो उसके बारे में मैक्सिमम चीज़ सुनाइए, सुना के फिर उनसे कुछ पूछिए, अच्छा चलो मैंने जितनी बातें की बताइए आपको क्या लगा, कैसे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे करके उनको, ये तो एक टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ, आपको तो पूरे साल का सिस्टम बनाना है, पूरे साल का पाठ्यक्रम बनाना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उनको सुनाइए, फिर उनसे पूछिए, फिर उसका पठन पाठन कीजिए और अंत में लेखन पे आइए। पर हम सब उलट पुलट कर देते हैं, इसीलिए बच्चों की वीकनेस, कमजोरी रहती है। क्या कारण है? एक टीचर तो बहुत कम समय में बच्चों को बहुत कुछ सिखा देता है और एक टीचर बहुत ज़्यादा समय में बच्चों को बहुत कम सिखाता है। उसका कारण यही है कि हम शिक्षण के सिद्धांतों को नहीं अपनाते। स्वाभाविकता का सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन कैसे निकलेंगे ये भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। बोलचाल का सिद्धांत, जब भाषा की बात आती है तो जब 2, 2.5 साल, 3, 4, 5 साल का स्कूल आने से पहले जो बच्चा है उसको किसने ट्यूशन दी थी, किसने कोचिंग दी थी, कौन से स्कूल में गया, वो तो भाषा सीख गया। कैसे सीखा? बोलचाल से। तो क्यों न आप इसी सिद्धांत का प्रयोग आप अपनी कक्षा में कर लो। बच्चों को बोलचाल के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दो। बोलचाल से भाषा आती है तो भाषा सिखानी है तो बोलचाल के सिद्धांत को अपनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बोलचाल के अवसर दीजिए। तो वो उसको देखो, एक तो भाषा का अर्जन होता जो स्वाभाविक होता, अपने आप सीख जाते हैं, ठीक है ना। और एक होता है अधिगम, जो प्रयासपूर्ण होता है। जो अर्जन होता है वो अचेतन होता है, उसमें चेतनता जैसी कोई चीज़ नहीं होती कि आपने कोई एफर्ट्स लगाए या कोई यंत्र लगाया, कोई बुक्स लिए, कुछ नहीं। पर जो अधिगम होता है चेतनतापूर्ण होता है। आप विद्यालय जाते हो, टाइम पे जाते हो, सही बुक्स खरीदते हो, पढ़ते हो, सार उसमें वो चीज़ें। तो भाषा का अर्जन और अधिगम, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस किस चीज़ का होता है? परिवेश का। अगर आपको भाषा का परिवेश, भाषा का वातावरण मिल जाए तो भाषा का अधिगम करने की जरूरत नहीं, अर्जन करोगे। जो स्वाभाविक है, सहज है, नहीं तो उसका अधिगम करना पड़ेगा, जो प्रयासपूर्ण है और बड़ी काठिन्य से आता है। तो बच्चे को बोलचाल के सिद्धांत का पालन कीजिए। बच्चे को जितना मैक्सिमम वो बोलेगा चलेगा, ठीक है ना, उतना उसका होगा। ये बहुत सारी बातें बता सकता हूँ मैं, पूरी पेडागोजी इन्हीं के माध्यम से क्लियर की जा सकती है, पर मैं उसको इतना पेचीदा नहीं बनाऊंगा, टॉपिक दर टॉपिक आपको कराऊंगा, ठीक है। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, आप क्या करते हो, एक ही जैसा पढ़ाते हो। आप कैसे मान लेते हो कि जो पहले बेंच पे बैठा हुआ छात्र है वो भी उतना ही सीख रहा है और जो अंतिम बेंच पे बैठा हुआ वो छात्र है वो भी उतना सीख रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या सबकी ग्राह्य शक्ति एक जैसी है? नहीं हो सकती। तो आप वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत को अपनाइए, एक एक बच्चे पे ध्यान दीजिए। हो सकता है किसी को कम सुनता हो,
हो सकता है किसी को कम दिखता हो, जिसको कम दिखता उसको आगे बैठा लो, जिसको कम सुनता उसको आगे बैठा लो, जिसको ठीक है वो पीछे बैठा सकते हैं। तो हर एक बच्चे का वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत का पालन कीजिए। हर एक बच्चे की आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती है, उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार दीजिए, न कि अपनी आवश्यकता के अनुसार। बस हमें जो कुछ आता है, जो कुछ पढ़ाना हमने पढ़ा दिया, अब जिसको जो प्रसाद ग्रहण करना था वो मिल गया, नहीं तो नहीं से। ऐसा मत कीजिएगा। हर एक बच्चे की नेचर, उसकी लर्निंग पावर अलग अलग होती है, तो अलग अलग उसको हर एक बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यह वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत होता है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, कई बार हम पाठ पढ़ लेते हैं, पाठ बच्चों को पढ़ा भी देते हैं, पढ़ने के बाद भी बच्चों को ये नहीं पता चलता कि इस पाठ का उद्देश्य क्या था, टीचर ने हमें ये पाठ क्यों पढ़ाया या क्या इससे मिलेगा। अगर बच्चों को पहले ही बता दिया जाए कि बच्चों आज हम इस पाठ के माध्यम से ईमानदारी का क्या महत्व है, सत्य का क्या महत्व है, आपके जीवन में ईमानदारी कैसे फर्क ला सकते हैं, या कोई व्याकरण का टॉपिक, आइए आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, संज्ञा क्या होती है, इस तरह की होती है, 3 भेद है, तो हमें आज इस पाठ के बारे में ये पाठ हमें पूरी संज्ञा के बारे में बता देगा। तो उसका निश्चित उद्देश्य पहले बता देना चाहिए, पाठ का क्या उद्देश्य है, ठीक है ना। आप भाषा क्यों सीख रहे हो, ये आप बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे आके बात करें तो भाषा क्यों सीखते हैं, आपको आज जीवन में क्या क्या काम आएगी, इसलिए उनके लिए हम भाषा सीख रहे हैं आज। तो आपका उद्देश्य कहीं ना कहीं निश्चित होना चाहिए पहले से। अभ्यास का सिद्धांत, देखिए कोई भी चीज़ इस संसार में, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बार बार अभ्यास करने से नहीं आती हो। तो भाषा में भी अभ्यास का सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक बार पढ़ाया और बच्चे से अपेक्षा करते हैं बस अब तो इसको आ जाना चाहिए, आया नहीं है तो फिर तो गड़बड़ है, इसने ध्यान नहीं दिया होगा, ये नहीं किया होगा, उसको 70 तरह के उस पर आरोप प्रत्यारोप हम कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए। भाषा सिखानी है तो बार बार अभ्यास कीजिए। अगर एक बार से ही सब कुछ आता तो जो डॉक्टर की क्लास में एक दिन चला गया तो उसी दिन डॉक्टर बन जाता। क्यों उसको पूरी डिग्री कराई जाती है, फिर उसको प्रशिक्षण दिलाया जाता है बड़े डॉक्टर की देखरेख में, फिर वो धीरे धीरे करके जितना पुराना होता जाता उसका अनुभव उतना जाता, क्योंकि उसने बात चीज़ों को अभ्यास कर करके सीखा है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करने से तो मूर्ख भी बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है। जैसे कोई कुएं में रस्सी है, वो बार बार, अब ये थोड़ी है कि एक ही बार घिसाने से रस्सी ने पत्थर को काट दिया, बार बार कितनी बार रस्सी उस पर घिसी होगी तब पत्थर कटा है। तो ये अज्ञान का पत्थर भी बार बार अभ्यास से आएगा। तो बच्चों को प्रैक्टिस कराइए, आप घबराइए मत। जब भाषा सिखाते तो यूँ मत सोचिए बच्चों को नहीं आ रहे, बार बार अभ्यास कराते रहिए, अभ्यास के सिद्धांत को अपनाइए, एक दिन जरूर आएगी। ठीक है जी। अगला चयन का सिद्धांत। हम क्या करते हैं, जब बहुत सारी चीज़ें होती है तो ये नहीं चयन करते कि पहले कौन सी चीज़ सिखाएं बाद में कौन सी चीज़ सिखाएं। तो इस चयन के सिद्धांत को अपना के आप बच्चे का बहुत उपकार कर सकते हो, भाषा बहुत अच्छी तरीके से सिखा सकते हो। फिर कौन सा मेथड का चयन करें, कौन सी शिक्षण विधि का चयन करें, तो ये सारे चयन के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो आप सही विधि का, सही विषय वस्तु का चयन करके छात्रों को भाषा शिक्षण करा सकते हैं। अगला अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई बच्चा टेस्ट में अव्वल बिल्कुल प्रथम स्थान प्राप्त किया, जब वो नौकरी के लिए टेस्ट देने का पोजीशन अच्छी, इंटरव्यू में गया तो टाइम फीस। इसका मतलब क्या, आपने उसके सारे कौशलों का विकास कर दिया पर मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास नहीं किया, वो अपनी बातों को ठीक तरीके से नहीं रख सकता। तो चारों कौशलों का समान रूप से विकास हो, इस सिद्धांत का अनुपालन करते हुए भाषा को सिखाइए। भाषा में उसका श्रवण कौशल भी अच्छा हो, मौखिक अभिव्यक्ति, पठन भी, लेखन, चारों कौशलों को आप एक अनुपात और क्रम का मतलब पहले उसको श्रवण कौशल अच्छा कीजिए, फिर मौखिक अभिव्यक्ति कौशल अच्छा कीजिए, फिर पठन और फिर लेखन। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब आप 1-2 साल तो श्रवण को, ये सारे के सारे कोरिलेटेड है, आपस में इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। पर पहले श्रवण कौशल से स्टार्ट कीजिए और ये एक ही टाइम में आ जाते हैं।
एक ही टाइम में आ जाते हैं। कई बार तो इनका क्रम ऐसा होता है जैसे 100 कमल के पत्तों को सुई से एक साथ छेदो, तो उसमें ये नहीं पता चलेगा पहला कब छीदा, बीच वाला कब छीदा और तीसरा या लास्ट वाला कब छीदा। तो पहला पहले नंबर पे ये लास्ट में वही है, ठीक है। तो ऐसा तो हो सकता है, तो एक साथ सबका विकास होना चाहिए, पर पहला पहला है, दूसरा दूसरा, तीसरा उस तरीके से अनुपात में और क्रम का सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए। नियोजन का सिद्धांत, नियोजन होता प्लानिंग। हमेशा जब भी आप छात्रों को भाषा शिक्षण कराएं उसमें प्लानिंग बना लें, हमने कौन सी विधि का प्रयोग करना है। जैसे आप व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो आगमन निगमन विधि का प्रयोग कीजिए, कविता पढ़ा रहे हैं तो व्याख्या विधि का प्रयोग कीजिए, नाटक पढ़ा रहे हैं तो अभिनय विधि का प्रयोग कीजिए, काव्य पढ़ा रहे हैं तो गीत विधि का प्रयोग कीजिए, ओवरऑल भाषा पढ़ा रहे हैं तो कोशिश कीजिए प्रत्यक्ष विधि का। प्रत्यक्ष विधि क्या था, डायरेक्ट मेथड। कोई भी भाषा उसी मीडियम में पढ़ाई जानी चाहिए। संस्कृत को संस्कृत मीडियम में, हिंदी को हिंदी मीडियम में, इंग्लिश को इंग्लिश मीडियम में। इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। तो इसका भी प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ऐसे करके आप पहले से एक प्लानिंग बना लीजिए। आवृत्ति का सिद्धांत, आप क्या करते हैं, पाठ एक बार पढ़ा दिया, बार बार अभ्यास भी करा दिया, उसमें हो गया, ऐसा मत कीजिए। पाठ जब 2 3 4 हो जाए फिर उनकी दोबारा से आवृत्ति करा दो, फिर आगे 2 3 फिर सारे की आवृत्ति का, फिर 2 3 फिर सारे की आवृत्ति करा दो। चीज़ों को बार बार उनके सामने रखते रहो। तो ऐसा कैसे हो सकता है चीज़ें नहीं आए। पर ऐसा बड़ा दुख और खेद की बात है, हमारी शिक्षा प्रणाली में ऐसा नहीं होता। हम एक बार हमने सारा कुछ सिलेबस बना रखा है, सिलेबस हो गया जी, सिलेबस हो गया जी, हाँ जी मेरा तो सिलेबस होगा, खुश। कोई ये नहीं करता कि आपके विद्यार्थियों को आ गया जी, विद्यार्थियों ने सीख लिया, इस बात पे कोई ध्यान नहीं था। सब सिलेबस सेंटर्ड हो गए, ठीक है ना। तो वो चीज़ें गलत है। जबकि सब कुछ है ना छात्र केंद्रित होना चाहिए। बच्चे को कितना आ गया ये चीज़ बताता है छात्र कितना योग्य है, ये चीज़ बताता है उसका पाठ्यक्रम कितना अच्छा है। पर नहीं, हम दूसरी चीज़ों से आकलन करते हैं, छात्र के ज्ञान से उसका नहीं करते, तो गलत है। आवृत्ति कैसे, बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत, कई बार हम क्या करते हैं, एक मेथड अडॉप्ट कर लिया, उस मेथड से ही पढ़ाते हैं। नहीं भाई, उसमें कई तरह के मेथड अपनाइए, उसमें आवृत्ति भी अपनाइए, अभ्यास के सिद्धांत को भी अपनाइए, आगमन निगमन विधि, व्याख्या विधि भी अपनाइए। तो जहाँ से आपको बेहतर आपका स्टूडेंट पकड़ पा रहा है चीज़ को, भाषा को सीख पा रहा है, वो सारे बहुमुखी प्रयास सिद्धांत कीजिए। हो सकता है उसको प्रैक्टिकल ले जाने के लिए कहीं आपको दिखाना पड़े कि देखो ये चीज़ें बार बार चींटी चढ़ती है उतरती है, चढ़ती है उतरती है, गिर रही है, तो देखो एक बार ये जरूर चढ़ पाएगी, और वो सफल हो जाती है। उसको वीडियो दिखाइए ऐसा कि कोई आदमी कितनी बार असफल हुआ, और फिर अंत में कई बार ताला गुच्छे की आखिरी चाबी से खुल जाता है। तो सारी चीज़ें सब बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत अपनाइए हमेशा। और अनुकरण का सिद्धांत, वैसे भी आप अनुवाचन तो अनुकरण से सिखाते हैं, भाषा में जो आपका उच्चारण है वो अनुकरण से आता है। जितना बेहतर आपका आदर्श वाचन हो, जो वाचन अध्यापक करता है। अच्छा ये बताइए, चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, वाचन कौशल किस कौशल का दूसरा नाम है? वाचन कौशल, वाचन कहते हैं पठन कौशल को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पठन कौशल को वाचन कौशल कहते हैं, ठीक है ना। अरे गांव में तो आज भी कहते हैं, अरे अखबार बाँच लिया, वो बाँच लिया नहीं, वाचन कर लिया, तो उसको तद्भव रूप है बाँच लिया, तो मतलब पढ़ लिया। तो वाचन कौशल होता है पठन कौशल। तो जो अध्यापक जब पढ़ता है वो आदर्श वाचन होता है, उसके पीछे जो छात्र पढ़ते हैं अनुवाचन होता है। तो जितना बेहतर आपका आदर्श वाचन होगा उतना बेहतर बच्चों का अनुवाचन होगा, ठीक है ना। तो उतना ही बेहतर वो अनुकरण कर करके सीख जाते हैं। भाषा में हम बच्चे को क्या कहते हैं, बच्चे को जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, बेटा बोलो मम्मा, मम्मा बोलो, आप उसको बुलवा रहे हैं। अरे बुलवाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो परमात्मा ने उसको शक्ति दे के भी, आप उसके सामने मम्मा मम्मा बोलो, बच्चा अपने आप अनुकरण कर करके सीख जाए। उससे बुलवाओ मत, उसका पहले मौखिक अभिव्यक्ति का टेस्ट लेते हैं, नहीं, पहले उसको श्रवण कौशल डेवलप करो, उसको सुनने का मौका दो भरपूर। जितना बच्चा सुनेगा वो अपने आप ही करेगा, ठीक ना। तो ये अनुकरण का सिद्धांत है। तो इस प्रकार से आप ये भाषा के सिद्धांत, अब इनसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। मान लिया सपोज करो कैसे भी बना देता है, और आजकल ऐसे क्वेश्चन बनाता है कि रीमा अपने कक्षा में बच्चे को पढ़ा रही है, और एक बच्चे को पढ़ाने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा,
तो रीमा बताइए अपने कक्षा में क्या करेगी? अरे इन सिद्धांतों को अपनाएगी, ठीक ना, वो अभ्यास के सिद्धांतों को अपनाएगी, अपने बार बार और उसको बताएगी, ठीक ना, हो सकता उसका कोई आवृत्ति में कसर हो, उसको बार बार आवृत्ति कराएगी, बहुमुखी सिद्धांत को अपनाएगी। तो अगर आपने ये चीज़ें सीख रखी हैं तो आपका माइंड सेट हो जाएगा कि हम कुछ ना कुछ उसके लिए ऐसा प्रयास करेंगे। वो डांटेगी, डपटेगी, उसको ये कहेगी कि आपको नहीं आया, ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है ना। तो हमेशा बहुत सारी बातें हैं, मैं वीडियो में आपको पेपर कैसे निकालना वो सारी बातें लास्ट में करूँगा, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल मुझे आपको जो मूलभूत ज्ञान है, पुस्तक है, उसका ज्ञान देना है आपको। लास्ट तक जाते जाते आपको ये बताऊंगा कि आपके प्रश्न कैसे निकलेंगे। अरे 50% तो हिस्सा ऐसा होता है कि हम एक मोटी मोटी ही पहचान बता देते हैं, बात खत्म, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक ना। वो उत्तर होंगे आपके, पर हमें वो नहीं करना, आपको ज्ञान देना उद्देश्य है, ठीक है ना। तो उस उद्देश्य के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर, नमस्कार, धन्यवाद।